नमस्कार। इस वीडियो में मैं आज आपके सामने संस्मरण और रेखा चित्र के विकास क्रम पर बातचीत करूंगा। संस्मरण का माध्यम आत्मकथा से प्रेरित होने पर भी शिल्प में उससे भिन्न है। वस्तुतः अकाल्पनिक गद्य वृत्तों की धारणा सबसे पहले संस्मरण को ही देखकर बनती है। संस्मरण आरंभ से ही सर्जनात्मक गद्य का उपयोग करता दिखाई पड़ता है और अपनी व्यापक प्रकृति के कारण विविध गद्य रूपों के बीच केंद्रीय स्थिति में है। तीव्र भावात्मक गठन और गहरी सर्जनात्मक भाषा के परंपरित काव्य रूप जैसे उपन्यास, नाटक, कविता आधुनिक त्वरित संचार से उत्पन्न तनावों के युग में सब समय पाठक के लिए रुचिकर नहीं हो पाते। वैसी स्थिति में वह पत्रकारिता के विविध रूपों की ओर उन्मुख होता है, जो अपनी प्रकृति में मूलतः सूचनात्मक और वस्तुपरक होते हैं। संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज जैसे नए गद्य रूप इन दोनों स्थितियों के बीच के अंतराल में विकसित हुए हैं और जैसा कि कहा जाता है कि आधुनिक कलावृत्ति के अनुकूल स्वचेतनता और निर्वैयक्तिकता के विरोधी ध्रुवों के बीच समतुलित क्षेत्र का ये विस्तार करते हैं। गद्य रूपों में संस्मरण की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत व्यापक है। संस्मरण का आधार व्यक्ति, घटना, यात्रा या कोई प्रसंग हो सकता है और इसका विस्तार क्षेत्र भी अधिक है, पर अधिकतर संस्मरण व्यक्ति चरित्र को आधार बनाकर लिखे गए हैं। हिंदी के आरंभिक संस्मरण लेखकों में पद्म सिंह शर्मा का नाम प्रमुख है। हिंदी में संस्मरण को कला रूप की प्रतिष्ठा उन्हीं के माध्यम से मिली है। अपने क्षेत्र में आरंभिक प्रयास होने पर भी महाकवि अकबर, सत्यनारायण कविरत्न, भीमसेन शर्मा जैसे के संबंध में लिखे गए पद्म सिंह शर्मा के संस्मरण आज भी उन्नत कोटि के हैं। पद्म पराग में संकलित संस्मरण कहीं कहीं भावुकता से परिचालित होने पर भी साहित्यिक सहृदयता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी को भी संस्मरण लेखन में सफलता मिली। इनके संस्मरणों के चरित्र अपेक्षया विस्तृत क्षेत्र से चुने गए हैं और मानवतावादी भावभूमि में लेखक की गंभीर निष्ठा व्यक्त करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के संस्मरण भी बहुत अच्छे और अनुभव पर आधारित हैं, जो कभी कभी अतिरंजित भी लगने लगते हैं। श्री नारायण चतुर्वेदी के संस्मरणों का निर्मल विनोद भाव विशेष रूप से प्रीतिकर है, जो कहीं कहीं दो टूक शैली में हो जाता है। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय जैसे राष्ट्रीय नेताओं को लेकर भी कुछ अच्छे अच्छे संस्मरण लिखे गए। गांधी जी को केंद्र में रखकर पूरी संस्मरणात्मक पुस्तक घनश्याम दास बिड़ला की है, शीर्षक है बापू, और यहाँ संस्मरणात्मक ढंग से जीवनी प्रस्तुत करने का यत्न हुआ है। कुछ ऐसे ही ढंग की कृति रामनरेश त्रिपाठी की है, 30 दिन मालवीय जी के साथ। इस युग के कुछ अन्य संस्मरण लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी, जिन्होंने लिखा साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण, ब्रजमोहन वर्मा और विनोद शंकर व्यास। मन्मथनाथ गुप्त की रचना क्रांति युग के संस्मरण और प्रख्यात शिकार लेखक तथा साहित्यिक पत्रकार श्रीराम शर्मा की सन 42 के संस्मरण राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के विशिष्ट क्षेत्रों से संबद्ध हैं। ऐतिहासिक चरित्रों को आधार बनाकर रघुवीर सिंह के संस्मरण रेखाचित्र हैं, शेष स्मृतियां। रेखाचित्र और संस्मरण के बीच एक विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। प्रायः इनका रूप परस्पर अंतर्भुक्त दिखाई देता है। यदि इन रूपों में अंतर करना ही हो तो कई बातें देखी जा सकती हैं। रेखाचित्र में व्यक्तित्व को समग्रतः बहुत कुछ स्थिर रूप में देखने की चेष्टा होती है। आकृति को भेद कर अंतः प्रकृति का अंकन उसका मुख्य उद्देश्य है और संस्मरण व्यक्ति को गत्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। व्यक्ति के आंतरिक बाह्य घटनाओं को भी महत्व वह देता है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में जब हम देखते हैं तो एक और बाहरी ब्यौरे का सूक्ष्मतम अंकन है, तो दूसरी ओर करुणा और सहानुभूति के तत्व अंतर्वर्ती धरातल पर बराबर घुले मिले रहते हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि करुणा और सहानुभूति के इस वातावरण में महादेवी वर्मा का विनोद भाव बड़े उपयुक्त और संगत रूप से उभरता है। घीसा, चीनी फेरी वाला, रामा, ये जो रेखा चित्र हैं अपनी मानववादिता, सहानुभूति और विनोद भाव की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से एक संपूर्ण सृष्टि के उदाहरण हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, इनमें जो संकलित रेखा चित्र हैं वे अपने विधान में पूर्ण हैं। हिंदी के अकाल्पनिक गद्य के ये श्रेष्ठतम उदाहरण कहे जा सकते हैं। पथ के साथी समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन है। पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं मेरा परिवार नामक रेखा चित्र संकलन में। इस संपूर्ण गद्य लेखन में रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त की सीमाएं एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। हिंदी रेखा चित्र लेखन में बनारसी दास चतुर्वेदी जी के भी आरंभिक प्रयोग महत्वपूर्ण हुए हैं। विशाल भारत के चपड़ासी का अंकन समान निष्ठा के साथ इनमें मिलता है और उद्धरणों का इतना अधिक प्रयोग तो वे नहीं करते, लेकिन उन्होंने जैसा भी किया है उनके रेखा चित्रों का कलात्मक संगठन कहीं अधिक बेहतर और भी दिखाई पड़ सकता था। रेखा चित्र नामक उनके संकलन में उनके रेखा चित्र संकलित हैं। शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक श्री राम शर्मा के रेखा चित्रों की अपनी अलग विशेषता है। पद्म सिंह शर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी के संपर्क में रहने पर भी उनके रेखा चित्र शैली दोनों से भिन्न है। बोलती प्रतिमा में संकलित रेखा चित्र जैसी सहानुभूति और आत्मीयता के साथ देसी जीवन की अभिव्यंजना वे करते हैं। रेखा चित्र के माध्यम को गंभीरता और निष्ठा के साथ विनय मोहन शर्मा ने भी स्वीकार किया। रेखा और रंग के चित्र दैनंदिन जीवन में अनेक पक्षों को प्रस्तुत करते हैं, जिनमें पूसी बिल्ली भी शामिल है, जो कि लेखक की प्रिय के साथ साथ लेखक की प्रिय मित्रों के संस्मरण भी रेखा चित्र भी उनमें शामिल है। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्रों की शैली जीवंत और स्फूर्तिदायक है। शैली का ये विशेष रूप बहुत कुछ तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम की मनस्थिति से प्रेरित हो सकता है, जो कुछ भावुकता के साथ मिश्रित होकर कई लेखकों में दिखाई पड़ता है। पर भाषा की ये उद्बोधन परक शैली बहुत स्थानों पर साहित्येतर अतिरंजना से युक्त और ऊपर से आरोपित दिखाई पड़ती है। इसलिए अर्थ शक्ति को गहरे स्तरों पर वो समृद्ध नहीं करती, अपितु सीमित कर देती है। भाषा का आधुनिक रूप उत्तरोत्तर मित कथन की ओर उन्मुख हुआ है। इस दृष्टि से बेनीपुरी जी की शैली एक विशेष युग के स्मारक के रूप में हमारे सामने आती है। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब बेनीपुरी जी के रेखा चित्र संकलन है। धन्यवाद।